हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम DSSB का जो पेपर 1 है उसका हिंदी का सिलेबस देखने जा रहे हैं। तो 20 मार्क्स की आपको पता है DSSB का जो पेपर 1 है उसमें वो 100 मार्क्स का है। उसमें 20 मार्क्स की हिंदी, 20 का इंग्लिश, 20 का मैथ्स, देन 20 रीजनिंग और 20 नंबर GS। तो 5 सेक्शंस हैं, उसमें सभी सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में एटलीस्ट आपको 75 प्लस स्कोर करना होता है और इस बार तो वैकेंसी थोड़ी कम भी है, तो आपको 75 और 80 मार्क्स तो लाने हैं। और हिंदी का आप टारगेट 18 प्लस मार्क्स मान करके चलिए, ले करके चलिए, और इस हिसाब से ही आप मेहनत करिए इस पर, क्योंकि हिंदी लोगों को अमूमन आसान लगती है तो वो इसको हल्के में लेते हैं और छोड़ देते हैं। फिर एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पढ़े पढ़ाए गलत हो गए, जो आपने रिवीजन नहीं किया है, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आए, और कहीं आप इस पेपर में 12 नंबर या 14 नंबर पे आ गए तो आपका जो है सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसमें टारगेट जो है अपना वो कम से कम 18 मार्क्स प्लस ले करके ही चलना है। उस हिसाब से आप प्रिपेयर करिए। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपका होलिस्टिक प्रिपेयर कराऊंगा हिंदी का अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और अभी फ़िलहाल सिलेबस देखते हैं हिंदी का, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ जो इस सिलेबस में मेंशन नहीं है उससे हट करके और बेसिक चीज़ कराऊंगा। तो उस बेसिक चीज़ में जैसे हिंदी भाषा का विकास हो गया और वर्णमाला हो गया, तो ये 2 चीज़ जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल सिलेबस देखते हैं हिंदी का। सिलेबस में है संज्ञा, सर्वनाम, फिर क्रिया है, विशेषण है, लिंग है, समास, कारक, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अशुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि और विलोम शब्द। तो ये कुछ टॉपिक है। इसमें ग्रामर तो कम है, आपका जो है वोकेबुलरी वाला सेक्शन ज़्यादा है, वर्णमाला वाला। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हिंदी भाषा का विकास और वर्णमाला 2 चैप्टर करेंगे। फिर कल हम संज्ञा करेंगे, संज्ञा सर्वनाम दोनों हम एक साथ में करेंगे, संज्ञा सर्वनाम दोनों। नहीं रखेंगे, वीडियो छोटा ही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली 1 लाइनर फॉर्म में हिंदी पूरा कवर करेंगे हम, और आप एक एक लाइन को ध्यान से देखते जाइएगा। मैं एक लाइन पढ़ूंगा और आप वो सुन करके, आप चाहे तो पॉज करके वीडियो को आप उसको लिख भी सकते हैं। मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी जो है वो 3000 भाषाओं में से एक है। फिर हिंदी की आकृति वियोगात्मक है, विशिष्ट है। हिंदी में, भारत में हिंदी भाषा के 4 परिवार हैं। भारत में हिंदी भाषा के 4 परिवार माने गए हैं: भारूपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बत। सबसे बड़ा परिवार और सबसे छोटा परिवार देख लीजिए। सबसे बड़ा परिवार भारूपी परिवार है और सबसे छोटा परिवार चीनी तिब्बत परिवार है। फिर हिंदी काल को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही देख लीजिए, एक बार को याद रहेगा। 1500 से 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा, और आधुनिक हिंदी अब तक है, 1000 ईसा से लेकर के अब तक है। अब ये चीज़ देखिए, प्राचीन हिंदी में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आता है। मध्यकालीन में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। फिर आधुनिक में बांग्ला, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती और अन्य। तो विकास क्रम देखिए हिंदी भाषा का: संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट, फिर प्राचीन हिंदी और फिर प्रारंभिक हिंदी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक भारतीय भाषा है उसका विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश के भेद हैं, 6 भेद हैं: सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, प्राचड़, महाराष्ट्री। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है: पश्चिम हिंदी कौन से अपभ्रंश से इसका ओरिजिन है, या कौन से अपभ्रंश से निकली है? तो पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये सभी सौरसेनी से हैं। फिर मागधी से बिहारी, असमिया, उड़िया, बांग्ला। फिर अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी भी अर्धमागधी से है। खस से पहाड़ी, ब्राह्मण अपभ्रंश से पंजाबी, सिंधी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी। कुछ फैक्ट्स हैं अपभ्रंश के बारे में कि अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू ने पौम चरित्र लिखा है। पौम चरित्र किसकी रचना है? तो वो स्वयंभू की रचना है, ये पूछा जाता है। फिर हिंदी भाषा का शिशुकाल है तो आदिकाल। हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा। भारत की सारी लिपियाँ निकली हैं, ब्राह्मी लिपि से निकली हैं भारत की सारी लिपियाँ, और ब्राह्मी लिपि को बौद्धिक आर्यों ने शुरू किया। फिर गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के 2 भेद थे: उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी।
फिर उत्तरी ब्राह्मी का स्वरूप देख लीजिए। उत्तरी ब्राह्मी, गुप्त लिपि, सिद्धमातृका और कुटिल लिपि। फिर कुटिल लिपि से नागरी और शारदा। फिर नागरी से पश्चिमी शाखा, पूर्वी शाखा में भाग ये बटी। पश्चिमी शाखा में देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, कैथी और पूर्वी शाखा में बांग्ला, असमिया, उड़िया। फिर शारदा, गुरुमुखी, लांदा, शारदा और टाकरी में बटी। फिर यहाँ स्वरूप है दक्षिणी ब्राह्मी का स्वरूप है। दक्षिणी ब्राह्मी तेलुगु, कन्नड़ लिपि, तमिल कन्नड़, कलिंग लिपि, ग्रंथ लिपि और मलयालम लिपि। फिर हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो वो प्रताप नारायण मिश्र थे। ये भारतेंदु युग के थे प्रताप नारायण मिश्र। और इनकी कुछ रचना है, प्रेम पुष्पावली और मन की लहर, ये इनकी रचना है। फिर बिहारी से मैथिली, मगही और भोजपुरी। और पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, ये सभी भाषाएं आती हैं। बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी भाषाएं आती हैं। वर्णमाला देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि आवृत्ति का सूचक प्लुत स्वर होता है। भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। वर्ड और अक्षर में क्या अंतर होता है? देखिए, वर्ड जो है वो ये सिंगल यूनिट जो होते हैं, क ख ग घ, ये वर्ड है। लेकिन अक्षर क्या होता है? जब इसका विच्छेद किया जाता है, जैसे क प्लस अ तो क बनेगा, ख प्लस अ तो ख बनेगा। मतलब वर्णों के खंडन को या विच्छेद को अक्षर कहते हैं। वर्णमाला 52 वर्ड होते हैं कुल। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। वहीं व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होते हैं। वर्गीकरण देखते हैं। स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण देखिए। मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो वो अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, और जिनमें थोड़ा सा समय लगे, दीर्घ स्वर होते हैं। फिर प्लुत स्वर है आपका रा। ठीक, आगे देखते हैं। जीव के आधार पर अग्रस्वर ई, ए, और मध्य स्वर अ। पश्च स्वर आ, उ, ओ। ये चीज़ें आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद होंगी। मुख द्वार के आधार पर विपरीत मतलब पूरा मुंह ओपन होगा, तो वो आ है। अर्ध विपरीत मतलब हा। ये जो मुख द्वार के आधार पर वर्गीकरण है वो विपरीत, अर्ध विपरीत और समृद्ध और अर्ध समृद्ध में है। विपरीत मतलब पूरा मुंह खुला रहे जो वर्ड बोलने में, जैसे आ। अर्ध विपरीत मतलब आधा मुंह खुला रहेगा, अ, ए, औ। आप बोल करके देखिए एक बार। समृद्ध मतलब मुख द्वार जो है लगभग बंद सा होता है, तो ई, उ हो गया। फिर आपका अर्ध समृद्ध है, मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है, तो वो ए, ओ ऐसा हो गया। फिर ओष्ठों के आधार, स्थिति के आधार पर देखिए। आवृतमुखी और वृतमुखी। आवृतमुखी में अ, आ, ई, ए, और वृतमुखी में उ। वृत मतलब जो थोड़ा गोल सा बने, मुंह बोलते समय जो मुंह थोड़ा गोल सा बनेगा, वो वृतमुखी हो जाएगा। नासिका के आधार पर अनुनासिक अ, आ, ई, और अननुनासिक है, और ये अनुनासिक है। ये अननुनासिक और ये अनुनासिक। फिर एक नोट है कि अन्य दो स्वर और हैं, जैसे ये अयोग वाह होते हैं, अंगा और आह। सारे स्वरों को सघोष ध्वनि कहते हैं। स्वर जो होते हैं उन्हें सघोष ध्वनि कहते हैं। अन्य वर्गीकरण है जैसे कंठ, आ, कंठ से। फिर ई हो गया तालु से। फिर री हो गया मूर्धा से। फिर ओ हो गया ओदंतो और कष्टोष्टम। ए हो गया एदंतो और कंठ तालु। ये कंठोष्टम, ओदंतो और कंठोष्टम। तो ये चीज़ आप ये याद कर लीजिए। बाकी जैसे जो और है क ख ग घ व्यंजन जो है उनको तो याद करने की ट्रिक भी है, और वो वैसे ही याद हो जाएंगे। फिर व्यंजन देखते हैं। तो व्यंजन जो है कंठ क वर्ग वाले और ह आता है, अको विसर्जनीय नाम कंठ, ये इसकी ट्रिक है। फिर तालु है च वर्ग य स इचू ये सा नाम तालु। फिर मूर्धा है ट वर्ग वाले, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं के टी एम दंत ओ, के टी एम 2। तो ये क वाले जो हो गए, फिर आपके जो च वाले हो गए, फिर ट वाले हो गए, फिर त वाले हो गए, फिर फ वाले हो गए। तो के टी एम 2 ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। के टी एम बाइक होती है, अपने दोस्त से आप मांग रहे हैं के टी एम 2। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? य र ल व अंतस्थ होते हैं। अर्धस्वर य व होते हैं। लुंठित र प्रकंपित, इसको प्रकंपित भी बोलते हैं, लुंठित को प्रकंपित र। और पार्शिव ल होता है। ऊष्म व्यंजन स श श ह या संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ये इनको बोलने से मुंह से गर्म हवा निकलती है, आप बोल करके देखिए एक बार। उच्छिष्ट द्विगुण व्यंजन ड और ढ होते हैं।
आगत गृहीत ध्वनि क ख ग ज, मतलब ये नीचे जो ये बिंदी लगी हुई है ये गृहीत ध्वनि आगत बोलते हैं इसको। स्पर्श व्यंजन च वर्ग वाले होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो है श है, ये क और स से मिलकर के बना है, ये संयुक्त व्यंजन है। त्र है, त और र से मिलकर के बना है। और ज्ञ है, ज और अ से मिलकर के बना है। वत्सर है, र ल स न। अघोष जो सभी वर्ग के एक और दो वाले वर्ण होते हैं वो अघोष कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ और अंग में जो एक और दो रहेंगे, क और ख वाले वर्ड जो है ये अघोष कहलाएंगे। सघोष 3 4 5, तो ये जो 3 4 5 है ये सघोष कहलाएंगे। पहले के दो अघोष और बाद के तीन सघोष। बाकी अलग से आप ये याद करिए, स श स जो है ये अघोष है। य र लव और सारे स्वर ह उच्छेद ड ढ ये सभी सघोष है। अल्पप्राण 1 3 5 वर्ग का वर्ण यल यर लव और अंग, तो 1 3 5 मतलब क, ख, ग, घ और अंग में 1 3 5 कौन कौन से हो गए? 1 3 5, तो ये अल्पप्राण कहलाएंगे। और महाप्राण 2 और 4, तो महाप्राण 2 और 4 ये महाप्राण हो जाएंगे। फिर स्वतंत्र मुखी काला ये ह कहलाता है। तो इस वीडियो में वर्णमाला तक करते हैं, इसके बाद जो है अगले वीडियो में कर लेंगे इसके बाद का। और वर्णमाला से सवाल कैसे पूछते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि वर्णमाला से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा घोष नहीं है, और आपको ऑप्शन देगा घोष नहीं है, और आपको ऑप्शन देगा र, ल, त और ड, तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है त। फिर और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तालव्य व्यंजन पहचानिए। तो तालव्य व्यंजन ऑप्शन देगा आपको द, ट, ड, ढ, फिर च, छ, ज, झ, तो ये वाले जो है ये टी सेकंड नंबर पे आता है ना, तो ये च, टी और च, एटीएम, तो वो तालव्य हो गया। ठीक, ऐसे सवाल पूछते हैं। फिर स की ध्वनि है, तो ये आपको ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ, तो इसका सही आंसर है तालव्य। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप एक दो बार रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये चैप्टर दोनों आपके क्लियर हो जाएंगे। अगले वीडियो में नेक्स्ट के आगे का क्वेश्चन करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।